चैप्टर 205 जाओफेंग। मदा आज आप कुछ अलग लग रही हो। शिया डोंगर की बेचैनी। रथ के अंदर बैठे हानफी ने अचानक आंखें खोली। एक बाहर से आए हुए मंत्री के लिए महाराज इतना कंसर्न नहीं दिखाते, ना ही इतनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते। उनकी टोन जैसे वो मुझे किसी बहुत ही खास व्यक्ति का एहसान याद दिलवा रहे हों। या फिर जाओफेंग उनका बेटा हो? ये सोचकर ही हानफी की आंखें बड़ी रह गईं, मगर बस अगले ही पल वो खुद ही हंसा, थोड़ा हैरान, थोड़ा शर्मिंदा। मैं भी ना ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ, ये आइडिया मुझे आया कैसे? वो अपने माथे पर हल्का सा थपथपाते हुए मुस्कुराया। वैसे भी इस बात का सच होना लगभग नामुमकिन है, बिल्कुल ही असंभव। अगर जाओफेंग वाकई हिज मैजेस्टी का बेटा निकल आए तो ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मजाक होगा। और सच तो ये है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद यही महाराज का जाओफेंग के लिए खास लगाव है। एक मंत्री के लिए ऐसी फेवर तो इलाही मेहर की तरह होती है। अच्छा हाँ, मुझे पता चला है कि जाओफेंग का एक और बच्चा हुआ है, उससे मिल आना चाहिए। यही सोचते हुए हानफी ने रथ के ड्राइवर को आवाज़ दी, रथ को जाओफेंग के रेजिडेंस की तरफ ले चलो। प्रभु सुप्रीम जनरल की हवेली? जाओफेंग के अलावा क्या मेरा कोई और यार दोस्त है? हानफी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। किन आने के बाद से हानफी ने कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं बनाया था, हमेशा अपनी दुनिया में मस्त। समझ गया प्रभु। ड्राइवर ने तुरंत रथ को मोड़ दिया सुप्रीम जनरल के रेजिडेंस की तरफ। जाओफेंग का रेजिडेंस? यानर वुयांग, इधर आओ। ये दोनों एलिक्सर तुम्हारी बॉडी का ब्लड और एनर्जी बहाल करने के लिए हैं। जल्दी से ले लो, तुम्हारी रिकवरी तेजी से होगी। धन्यवाद पतिदेव। दोनों ने बिना हिचकिचाए एलिक्सर लिए और निगल लिए। जैसे ही पिल्स अंदर गई, तुरंत डिसॉल्व हो गई। प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह सीधा उनके मेरिडियंस में फ्लो होने लगी। ये असली स्पिरिचुअल एलिक्सर था, वो जहरी जहर वाले पॉइजन पर्स नहीं, जिसे नीले पानी से निगलना पड़ता था। हस्बैंड, आपकी बनाई हुई एलिक्सर वाकई कमाल की होती है, वुयांग ने आंखों में चमक के साथ कहा। यन राजमहल में भी मैं पिल्स ले चुकी हूँ, पर उनमें ऐसा इफेक्ट कभी नहीं था। वो सब एल्केमिस्ट जहर बनाते हैं, मैं जो बनाता हूँ वो असली स्पिरिचुअल पिल्स होती हैं। जाओफेंग हल्का सा हंसा। हस्बैंड तो कमाल कर देते हैं, वांग्यान ने प्यार से कहा। तुम दोनों को पहले 1 महीने का आराम चाहिए होता, पर अब कुछ दिनों में ही परफेक्टली ठीक हो जाओगी, फिर हम शाछू वापस जाएंगे। जी, वांग्यान ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्का सा लॉन्गिंग का एहसास उभरा। काफी वक्त हो गया माँ को देखे हुए। हस्बैंड, मुझे साथ ले जाने के लिए धन्यवाद, वुयांग ने धीरे से कहा। तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो और तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया, इतना काफी है। जाओफेंग का टोन नरम था, पर प्यार से भरा। जाओफेंग की सच्ची दयालुता देखकर वुयांग कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हस्बैंड, एक बात है जो मैंने आपसे छुपाई थी। यन छोड़ने से पहले मेरे पिता ने मुझे एक आदेश दिया था। जाओफेंग कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे सब पता हो। आदेश ये था कि अगर कभी किन और यन में युद्ध हो तो मुझे आपका वध करना होगा। वुयांग का चेहरा शर्म और दर्द से भरता जा रहा था। हस्बैंड, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जाओफेंग ने शांत सा सांस लिया। मुझे सब पता था, मैं बस तुम्हारे खुद बताने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे आसपास की सब मेड्स, वो सब यन की स्पाइज हैं। वुयांग का दिल धाक से रुक गया। हस्बैंड, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। अब तुमने माना है तो तुम मेरी वाकई हो। यन वांग ने तुम्हारी माँ को धोखे में रखा था, तुम्हें मजबूर किया था, पर अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कहकर जाओफेंग ने अपना हाथ उठाया। झांग मिन ने तुरंत समझ लिया। पकड़ो उन्हें। एक ठंडी कड़क आवाज। टर्बुलेंट हवा की तरह गार्ड्स अंदर दौड़ पड़े। पीछे खड़ी सब मेड्स गहरी घबराहट में जम गई। कुछ ही पल में सारी मेड्स को घसीटकर जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया गया। 1 दर्जन से भी ज्यादा मेड्स जाओफेंग के सामने नील कर रही थी। मास्टर, हम निर्दोष हैं, हमने क्या गलती की? उनकी चीख, उनकी बेचैनी पूरे रूम में गूंज उठी। पकड़ी गई मेड सर्वेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ रो रही थी, कुछ हाथ जोड़कर विनती कर रही थी।
झाओफंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। यान के जासूस, तुम लोग इस हवेली की हर छोटी बड़ी बात, किन की राजनीति और मेरी हर मूवमेंट यान को रिपोर्ट करती रही हो। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं था। ये सुनकर सारी मेड सर्वेंट्स के चेहरे पे मौत जैसी सफेदी छा गई। यान वांग भी ना बिल्कुल बेवकूफ हैं। जिस मेड को भेजा सबके सब स्पाइस, एक भी साफ नहीं। झाओफंग ने ठंडी हंसी छोड़ी, पूरी बेअदबी के साथ। फिर हाथ हिलाया। उन्हें निकाल दो। आवाज में कोई तरस नहीं। जी हुजूर। झांगमेंग और गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। मेड्स की चीखों के बीच उन्हें घसीट कर ले जाया गया। उनका अंजाम पहले से तय था, जिंदा बचने का कोई मौका नहीं। स्टुअर्ड, झाओफंग पलट कर बोला, 4th मैडम के लिए कुछ नई मेड्स असाइन कर दो। जैसा आदेश हुजूर। साथ ही तैयारी शुरू करो। कुछ ही दिन में हम शाचू के लिए रवाना होंगे। जी हुजूर। इसी वक्त, माय लॉर्ड, एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हान फेई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। झाओफंग मुस्कुराया। अरे, हान फेई जी, गोल्डन टूर से वापस पधारे हैं। झाओफंग हंसी दबाते हुए बोला। द ग्रेट जनरल झाओफंग के सामने जो अब बैठा है, वो अब ग्रेट किन के 9 मिनिस्टर्स में से एक है। हान फेई ने फिंगर टिप से कप घुमाया, चेहरे पर थोड़ा स्टाइल। झाओफंग के साथ वक्त गुजारने का असर था, बोलचाल का अंदाज भी प्रोफेशनल हो चुका था। 9 मिनिस्टर, हाँ, तो फिर ग्रैंड पार्टी हो जाए। झाओफंग टांग खींचते हुए उसके पास बैठ गया। पार्टी की जरूरत नहीं, पर एक ड्रिंक तो आप मुझ पे उधार हैं, आज लेने आया हूं। वैसे सुना है फिर से ट्विन्स हुआ है, इसीलिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए हूं। हानफे ने साइड के गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ उंगली उठाई और मुस्कुराया। शुक्रिया। झाओफंग ने सर झुकाया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात, आज रात ड्रंकन इंस्टेंट टैवर्न में तुम मुझे ड्रिंक कराओगे। हानफे ने आंख दबाई। किन के नए 9 मिनिस्टर का पहला दर्शन अगर मेरे घर हुआ है तो मैं भी इज्जत रखूंगा। झाओफंग हंसा। तो फिर तय, आज रात ड्रंकन इंस्टेंट का सबसे शानदार शराब। हानफे ने हाथ जोड़ के शाही पोज बनाया। डन। पी जितना पीना है। झाओफंग की हैसी में एक छुपा हुआ राज था। ड्रंकन इंस्टेंट टैवर्न उसका खुद का था और सबसे बेस्ट वाइन सिर्फ उसके सिग्नल पर निकलती थी। कुछ दिन बाद, शाचू कंट्री। पुराना शाचुन अब एक छोटा सा शहर बन चुका था। रोने धोने वाला गांव गया। अब यहाँ बाजार, दुकानें, ढाबा, वर्कशॉप सब कुछ था। सिर्फ एक वजह, झाओफंग, ग्रेट किन के महान जनरल का जन्म यहाँ हुआ था। नाम का असर होता है, लोग झुंड के झुंड यहाँ सेटल हो गए। जहाँ पहले कुछ 100 लोग थे, अब वहाँ हजारों की भीड़ थी। घर, दुकानें, फार्म्स, वर्कशॉप्स सब तेजी से बढ़ रहे थे। इसीलिए शाचुन अब गांव नहीं रहा, वो बन गया था शाचुन, शाजैन टाउन। टाउन के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा स्टोन गेट खड़ा था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शाचुन और नीचे छोटा इंस्क्रिप्शन, ग्रेट किन जनरल झाओफंग का होम टाउन। ये देखकर भी लोग सीधा सीना तान कर चलते। झाओफंग ने घोड़े की लगाम खींची और गेट की तरफ देखता रह गया। कितना समय हो गया, कितना बदल गया सब। झांगमिंग उसके पास हंसा। जब नाम इतना बड़ा हो तो होम टाउन खुद ब खुद बदल ही जाता है हुजूर। झाओफंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल। जब कोई ऊपर उठता है तो उसके आसपास के लोग भी ऊपर उठ जाते हैं। ये तो ग्रेट किन के सबसे यंग ग्रेट जनरल का होम टाउन है, इसका स्टेटस तो आसमान तक जाएगा ही। हान चनयान ने हंसी के साथ कहा। आजकल झाओफेंग की एलीट गार्ड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, पूरे 2000 लोग, और हर एक की ताकत ऐसी कि एक आदमी 10 को संभाल ले। बिना किसी बढ़ा चढ़ा के बात कहे तो झाओफेंग चाहे तो वो खुद एक तलवार भी ना उठाए। सिर्फ ये 2000 लोग सियांगयांग सिटी को बीच से चीरकर निकल सकते थे, इतनी धरावनी शक्ति थी उसकी फौज की। हन चनयान अब इस एलीट गार्ड में कमांडेंट बन चुका था और झांगमिंग, वो तो सीधा कर्नल के पद पर पहुंच चुका था।
झाओ फेंग ने आसमान की तरफ देखा और बोला, चलो, 15 दिन होने को आए हैं। लंबी यात्रा थी, अब घर लौटकर आराम करते हैं। 2000 काला बादल जैसे सोल्जर्स उनके आसपास थे। झाओ फेंग घोड़े पर आगे बढ़ रहे थे, पूरी फौज पीछे मार्च कर रही थी, और उनके पीछे कई गाड़ियां, जिसमें हक से उनका परिवार बैठा था। शाचन टाउन के दरवाजे पर गेट पर तैनात कुछ काउंटी सोल्जर्स ने दूर से उठती हुई धूल देखी। देखो, काला आर्मर, इतना बड़ा दल! ये तो एलीट गार्ड का यूनिफॉर्म लग रहा है। क्या जनरल झाओ फेंग वापस आ गए? एक सोल्जर की आवाज एक्साइटमेंट से फट पड़ी। हाँ, यही होंगे, तुरंत लॉर्ड वू को बताओ। एक सोल्जर तुरंत भाग गया। बाकी सब जमीन पर सीधे खड़े हो गए, हाथ पसीने से भीग चुके थे। उन जैसे आम सोल्जर्स के लिए एक 5000 मैन जनरल भी भगवान जैसा होता था। और झाओ फेंग, वो तो ग्रेट किम के 4 महासेनापतियों में से एक था। एक शब्द से वो किसी की किस्मत बनाता या बिगाड़ सकता था। वो अब वो लड़का नहीं रहा था जो 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था। आज उसका रुतबा अलग था, उसकी शक्ति अलग थी। जैसे ही झाओ फेंग और उसके गार्ड्स टाउन गेट के पास आए, गेट पर खड़े काउंटी सोल्जर्स तुरंत घुटने टेक गए। हमें ग्रेट जनरल का घर वापस आना शुभ हो। उनके उठने से पहले ही टाउन के अंदर से धूम मचती पैरों की आवाज आई। पूरा एक बटालियन, 1000 से ज्यादा सोल्जर्स मार्च करते गेट पर पहुंच गए। उनके कमांडर ने आगे बढ़कर घुटने टेके, हमें ग्रेट जनरल का घर वापस आना शुभ हो। और पूरा बटालियन गरज उठा, हमें ग्रेट जनरल का घर वापस आना शुभ हो। उनकी आवाज शाचन की सारी गलियों में गूंज उठी। टाउन के अंदर लोगों का सैलाब। लोग दौड़ दौड़कर बाजार और घर छोड़कर गेट की तरफ भागने लगे। उनमें कुछ पुराने लोग थे जो कभी शाचन के असली गांव के रहने वाले थे, और बहुत सारे नए लोग जो पिछले कुछ सालों में यहाँ बस गए थे, सिर्फ एक ही वजह से। ये झाओ फेंग का गांव है। जनरल झाओ फेंग आ गए। हाँ हाँ, आज उन्हें देखेंगे हम। मैं तो शाचन इसीलिए शिफ्ट हुआ था, जनरल के करम से हमें भी सुख शांति मिलती है। वाह, आज उन्हें देखने को मिलेगा। क्या लगते होंगे वो? कहते हैं कि वै की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान उनका था। ये भी सुना है कि वै का वॉर गॉड वैवूजी को जनरल झाओ फेंग ने अपनी तलवार से गिरा दिया। पूरी दुनिया में उनसे बेहतर कोई सेना नहीं चला सकता। हमारे ग्रेट किन का गर्व है वो। तो फिर हम भी गर्व से जीते हैं, उनके गांव वाले हैं हम। हवा में उत्साह इतना था जैसे कोई त्योहार हो। ग्रेट किन की सीमा के बाहर दुनिया उन्हें एक ही नाम से जानती थी, गॉड ऑफ स्लॉटर। पर यहाँ शाटन में वो सिर्फ एक ही चीज थे, अपने गांव के बेटा। लेकिन चिन के अंदर वो एक वॉर गॉड के रूप में जाना जाता था, और शाच्यू उसका जन्म स्थल। यहाँ तो वो एक जिंदा दास्तान था। आज के ज़माने में पूरे चिन सैन्य के लिए झाओ फेंग एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक प्रतीक बन चुका था। हर बार जब झाओ फेंग अपने गांव लौटता तो वो मंजर एक विजय योद्धा की महान वापसी जैसा होता। शहर की गर्मजोशी देखकर झाओ फेंग ने कोई रौब नहीं दिखाया। वो हल्का सा मुस्कुराया, घोड़े से उतरा और गांव के दरवाजे पर कदम रखे। यहाँ अपने घर पर वो पहले जैसा ही था। सब उठ जाओ, झाओ फेंग ने बुलंद आवाज में कहा। धन्यवाद महासेनापति। हजारों काउंटी सोल्जर्स एक सुर में बोले। उनके चेहरों पर साफ साफ जज्बा दिखता था। शाह विलेज की सुरक्षा का जिम्मा संभालना आसान नहीं है, झाओ फेंग ने शांति से कहा। तुम सब ने मेहनत की है, और जब मैं घर लौट आया हूं, तुम्हारी मेहनत को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो मुड़कर ज़ैंग मिंग की तरफ देखा। कैंप में एक बड़ा दावत तैयार करो, झाओ फेंग ने हुक्म दिया। खाना पीना सब कुछ खूब होगा। जी महारथी, ज़ैंग मिंग ने तुरंत जवाब दिया। महासेनापति जिंदाबाद। हजारों सिपाहियों की खुशी से पूरा महल गूंज उठा। उनके लिए महासेनापति से मिलने वाला एक दावत किसी सम्मान से कम नहीं था। अभी अभी घर आया हूं, पहले अपने घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा, झाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। फिर से घोड़े पर सवार होकर गांव के अंदर प्रवेश किया।
रास्ते भर लोगों को देखकर वो सिर्फ हल्का सा सर झुकाता, एक अपनापन जैसा। कुछ ही देर में वो अपने परिवार के निवास पर पहुंच गया। घर के आंगन में शिया डोंगर पहले ही इंतजार कर रही थी। माँ, ज़ाओफेंग ने बुलाया। उसकी आवाज में प्यार और एक लंबे इंतजार की सुकून थी। हाय, शिया डोंगर ने नर्म नजरों से उसे देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर माँ अपने लाडले को देखती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। उसके लिए महासेनापति भी सिर्फ उसका बेटा ही था। गाड़ी से उतरो, ज़ाओफेंग ने पीछे मुड़कर कहा। सबसे पहले वांग यान उतरी, बाहों में छोटे ज़ाओ वू को संभालते हुए। फिर ज़ाओ की और ज़ाओलिंग दोनों कूद कर नीचे आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। दादी, हम आ गए, दादी! बच्चों की मीठी सी आवाज शिया डोंगर का दिल पिघला गई। की लिंग कर उसने दोनों को गले लगा लिया। आंखों में नमी की हल्की चमक थी। दादी तुम्हें बहुत याद करती थी। अच्छा हुआ तुम सब वापस आ गए। थोड़ी दूर वूली ज़ेंग चुपचाप इस पारे मंजर को देख रहे थे। वो दादा, ज़ाओफेंग ने उनकी तरफ जाकर गहरा प्रणाम किया। वूली ज़ेंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगे। बहुत अच्छा लड़का है तू, बुजुर्ग की आंखों में गर्व चमक रहा था। वूली जंग ने अपनी बात जारी रखी। माँ ने सुना तुमने वे में कमाल कर दिया। एक ही युद्ध में पूरा राज्य फतेह, बहुत बड़ा काम है। पुराने सैनिक होने के नाते उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसी विजय की खबर सुनकर उनका पुराना जुनून जाग उठता था। बस आप खुश रहो वो दादा, ज़ाओफेंग ने प्यार से मुस्कुराकर कहा। माँ वांग यान ने नर्म आवाज में प्रणाम किया। तब शिया डोंगर की नज़र वांग यान की बाहों में पल रहे नन्हे बच्चे पर पड़ी और उनका चेहरा तुरंत रोशन हो गया। तुमने बच्चा पैदा कर लिया? वो तुरंत पूछ बैठी। लड़का या लड़की? माँ, लड़का है, वांग यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़का? बहुत अच्छा। शिया डोंगर की खुशी छुप नहीं रही थी। हमारा झाओ खानदान अब और फलेगा फूलेगा। माँ, वांग यान ने हल्का सा हंसा। इस बार मैं अकेली माँ नहीं बनी हूँ, एक और छोटी बहू ने भी आपको एक पोती दी है। ये कहते ही वो पीछे हट गई। शिया डोंगर की नज़र वू यांग पर जा टिटी, जो अपनी नन्ही सी बेटी झाओ पैन को पकड़े हुए थी। बहुरानी, माँ को प्रणाम, वू यांग ने नर्म तरीके से झुककर कहा। फेंगर, शिया डोंगर ने बेटा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम मुझे इससे मिलाओगे नहीं? ये है यान की राजकुमारी वू यांग, ज़ाओफेंग ने परिचय कराया। शिया डोंगर ने प्यार से सर हिलाया। अब जब तुम झाओ परिवार का हिस्सा हो तो मेरी ही बेटी हो। धन्यवाद माँ, वो यांग ने सुकून से कहा। बच्चों के नाम रख दिए गए? शिया डोंगर ने पूछा। लड़का झाओ वू, ये नाम स्वयं महाराज ने दिया है। लड़की झाओ पैन, ये नाम मैंने रखा है। राजा ने नाम रखा? शिया डोंगर आग झपकते हुए हैरान रह गई। जी माँ, ज़ाओफेंग ने रामे सर हिलाया। माँ, वांग यान ने प्यार से कहा। जब मैं प्रसव में थी, राजा खुद बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वो फेंगर को बहुत मानते हैं। बहुत अच्छा, शिया डोंगर ने संतुष्टि से कहा। चलो अब बाहर न खड़े रहें, अराउंड के लोग अभी भी जिज्ञासा से देख रहे थे। शिया डोंगर ने सबको घर के अंदर ले लिया। पूरा परिवार एक साथ पुराने आंगन में बैठ गया, जहां ज़ाओफेंग ने बचपन बिताया था। ज़ाओफेंग अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। माँ, उसने धीरे से कहा, आप इस बार थोड़ी अलग लग रही हैं। अलग? शिया डोंगर चौंक गई। कैसे? लेकिन उनकी आंखों में एक पल की घबराहट चमकी, जैसे डर हो कि बेटा ने कुछ जान लिया हो। पहले आप हमेशा अपने बाल से अपना चेहरा आधा छुपा लेती थीं, पर इस बार आपने अच्छे से बाल बांध रखे हैं और सच कहूं तो आप खूबसूरत लग रही हैं। शिया डोंगर के गाल पर हल्का सा लाल रंग आ गया। वो उस पर नजर टेढ़ी करके बोली, बदमाश, अपनी माँ को छेड़ता है? ज़ाओफेंग हंस पड़ा। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप वैसे भी सुंदर हैं, पर आज तो बिल्कुल ही अलग चमक रही हैं। ज़ाओफेंग के लिए अपनी माँ हमेशा से सबसे सुंदर थी। आज भी, चाहे वो 40 के करीब ही क्यों न हो, उनकी खूबसूरती और नज़ाकत वैसे की वैसे ही थी। उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हमेशा से उसकी माँ ही थी। चैप्टर 206
अपने बेटे के सामने शौर्य का प्रदर्शन। राजा खतरे में। झाओ फेंग की बात सुनकर शियाडोंगर के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान फैल गई। इस बार कितने दिन रुकने वाले हो? उन्होंने प्यार से पूछा। इस बार युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। मैं कम से कम 1 महीना शाजू में रुक सकता हूँ। झाओ फेंग ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। 1 महीना? बहुत अच्छा। तुम सबके साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगी। शियाडोंगर खुशी से बोली। माँ, वानियन बीच में बोली, हम इस बार इसलिए भी आए हैं कि आपको श्यानयांग ले जा सके। आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। एक बहू होने के नाते आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। श्यानयांग का नाम सुनते ही शियाडोंगर ने तुरंत सिर हिला दिया। उनकी आंखों में एक तीखा सा इनकार था, जैसे वहां जाने से उनका कोई पुराना दर्द जुड़ा हो। शाजू बहुत अच्छा है। मैं यहीं ठीक हूँ। तुम साल में 1 बार आ जाया करो, ये मेरे लिए काफ़ी है। वो हल्का सा हंसकर बोली। इतनी कठोर प्रवृत्ति देखकर झाओ फेंग बस बेबस होकर सांस ले सकता था। तो ठीक है माँ, जब आपका मन हो तब श्यानयांग चलेंगे। लेकिन उसके मन में एक सवाल चुभता रहा। माँ, श्यानयांग से इतनी डरती क्यों हैं? क्या वो कभी वहाँ रहती थी? ये अब कौन से आम दिन थे। झाओ फेंग अब एक युवा सिपाही नहीं, बल्कि एक बड़े पद का नेता था। वो बातों के बीच की सच्चाई महसूस कर सकता था। स्टुअर्ड, खाना तैयार करो। बाकी सब लोग निकल जाओ। झाओ फेंग ने आदेश दिया। जी। स्टुअर्ड और नौकर सब चले गए। जब आसपास कोई गैर मौजूद न रहा, झाओ फेंग आंगन में बैठ गया। शियाडोंगर भी पास ही बैठ गईं। झाओ जी और झाओ लिंग अपनी दादी से चिपक कर बैठे थे, प्यार और शरारत से भरे हुए। माँ, झाओ फेंग ने अचानक पूछा, जब मैं वे के विरुद्ध युद्ध कर रहा था तो क्या यहाँ कोई दिक्कत हुई? शियाडोंगर एक पल के लिए झटकी। उनके दिल में घबराहट की एक हल्की सी लहर दौड़ी, पर वो तुरंत संभल गईं। कुछ नहीं हुआ, पर आधा साल पहले काले कपड़ों वाले कुछ लोग घर में घुस आए थे। वो गुप्तचर थे। झाओ फेंग ने आंखों में चालाकी की चमक के साथ कहा। वो आए और चले भी गए हैं ना? ओह, वो वाली बात। शियाडोंगर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। हाँ, मुझे मालूम है। वो तुम्हारे नाना के बारे में पूछने आए थे। जब से तुम्हारे नाना शिया वू क्वे घर छोड़कर घूमने निकले हैं, एक संगठन ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है। उन्होंने शांत तरीके से बताया। झाओ फेंग का मन शांत हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म तभी कदम उठाता था जब बात किसी बहुत बड़े व्यक्ति की हो, और शिया वू क्वे किन के राजा के ससुर थे। समझ गया। झाओ फेंग ने सिर हिलाया, पर फिर भी माँ को देखकर उसका मन अशांत था। माँ, झाओ फेंग ने गंभीरता से कहा, मैं अब ग्रेट किन जनरल हूँ। मेरे बहुत दुश्मन हैं कोर्ट में। झाओ, वे, हान के वीर जिन्होंने मैंने मैदाने जंग में धूल चटाई है, उनकी वंशज मुझसे नफरत करते हैं। वो आपको नुकसान पहुंचाने में भी झिझकेंगे नहीं। अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो अच्छा, पर संभल कर। घर से बाहर सिर्फ सुरक्षा के साथ ही निकलिए। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। फिक्र मत करो, शियाडोंगर ने प्यार से कहा। मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ। ज्यादा समय दवाओं का अध्ययन करती हूँ। पर फेंगर, तुम भी ध्यान रखना। माँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। झाओ फेंग ने हंसी के साथ कहा। मेरे आसपास हमेशा मेरे प्रीटोरियन गार्ड्स रहते हैं। इस दुनिया में मुझे मर सकता है तो शायद कोई अमरग्या,
यानी कोई अमृत योगी। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खुशी से भोजन करने लगा। यन राज्य। एक छोटे से कस्बे के एक सदेआम आंगन में लोगों का एक छोटा झुंड जमा था। उनमें से एक आदमी सिंपल कपड़े पहने, बिल्कुल आम इंसान जैसे, कोई तेज औरा नहीं, कोई अहंकार नहीं। लेकिन कुछ देर पहले ही जब अनजान लोग बाहर से आए, वो आम आदमी अचानक बदल गया। उसकी आंखों में तेज डर मार डालने वाली व्रात थी, हाथ तलवार की मूठ पर। तभी यनदान समझ गया, अफवाह सच थी। वो आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं, एक श्रेष्ठ श्रेणी का घातक, टॉप टियर असैसिन, जिसकी उपस्थिति का एहसास भी मुश्किल था। पीछे हटो, कोई हमला नहीं करेगा, यनदान ने जोर से आदेश दिया। राजधर्मिक सिपाही घबरा गए, पर फिर पीछे हट गए, हाथ अब भी तलवारों पर। जब उस आदमी ने यनदान को ध्यान से देखा और कोई दुश्मनी महसूस नहीं की, तो उसने तलवार वापस रख ली। यनदान ने तुरंत एक नर्म मुस्कान दिखाई और आगे बढ़कर गहरा झुककर प्रणाम किया। मैं यन का राजकुमार झीदान आपको प्रणाम करता हूँ, जियांगक्विंग महोदय। उस आदमी, जहाँ कोई चमक नहीं थी, ने भौएं उचकाईं। जियांगक्विंग अब नहीं रहा, आज सिर्फ जिंके है। फिर मैं महोदय जिंके को प्रणाम करता हूँ, यनदान ने बिना झिझके फिर झुककर कहा। राजकुमार यहाँ किस काम से आए हैं? क्या मेरे अपराध गणना करने? जिंके महोदय, आपने दुनिया घूमी, तलवार से सिर्फ दुष्टों का विनाश किया। जितने लोग आपने मारे वो सब अपनी किस्मत के हकदार थे। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तो फिर क्यों? जिंके ने शांत आवाज में पूछा। यनदान चुप हो गया। एक पल बाद उसने और झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि अचानक घुटनों पर गिर गया। राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? राजकुमार उठिए, राजकुमार! उसके सिपाही घबरा गए, सब उसे उठाना चाहते थे। जिनके तक हिल गया, ये उसने कभी उम्मीद नहीं किया था। यनदान ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और जिंके के सामने घुटनों पर ही रहा। फॉर अ प्रिंस टू नील बिफोर अ कॉमनर। अगर ये शॉकिंग नहीं था, तो फिर क्या था? जिंके पहली बार सच में घबरा गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और यानदान को उठाने की कोशिश की। योर हाइनेस, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर कुछ कहना है तो सीधे सीधे बोल सकते हैं, जिंके ने गंभीर आगाज में कहा। लेकिन यानदान बिल्कुल नहीं उठा, जमीन पर घुटनों के बल ही बना रहा। मास्टर, कृपया करके यान राज्य को बचा लीजिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गहरी लाचारी और बेबसी थी। जिंके एक पल के लिए सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया। तुम अभी तक खड़े हो, तो फिर बचाने की क्या जरूरत है? यान राज्य अभी जिंदा है, यानदान ने सर उठाकर कहा, आंखों में दुख और निराशा भरकर। लेकिन कुछ ही वक्त में शायद ये सब खत्म हो जाए। ये मानना पड़ेगा, यानदान एक कमाल का अभिनेता था। अगर ज़ाओफेंग याओ होता तो जरूर एक लाइन बोलता, वाह क्या एक्टिंग की है। एक राजकुमार का इस तरह एक आम आदमी के सामने घुटनों पर गिरना, बेइंतहा बेइज्जती झेलना, ऐसी अदा से कौन प्रभावित नहीं होगा? और जिंग के भी ये सब दिखकर हिल गया। सदियों बाद लोग कहते, एक योद्धा उसी के लिए मरने को तैयार होता है जो उसे समझ सके। सच में यानदान के पास कुछ कला थी। क्यों? क्यों? जिंग के ने हैरानी से पूछा। बिना जाने वो पूरा का पूरा यानदान के जाल में आ चुका था। किन, यानदान ने दांत भींचकर कहा। उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। किन का राजा, उसकी लालच, उसकी क्रूरता, उसने कितने राज्यों को तबाह किया है। जाओ, वे, हान सब बर्बाद हो चुके हैं। बाकी के जो 3 राज्य बचे हैं, उनमें से सबसे कमजोर यान है। किन का राजा कभी नहीं रुकता
और जिस दिन उसकी सेना यान पर चढ़ दौड़ेगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। लाखों नहीं करोड़ों लोगों का अंत हो जाएगा। यानदान की आवाज दर्द से भर गई। जिंगके का चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। योर हाइनेस, मान लीजिए कि आपकी बात सच है, फिर भी मैं एक आम इंसान हूँ, अकेला आदमी क्या कर सकता है? तो फिर कृपया उठिए। जिंगके ने फिर से कहा। मैं नहीं, यानदान ने साफ मना कर दिया। वो घुटनों पर ही जम गया, आंखों में अजीब सा जुनून था। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं, सिर्फ आप जो यान को बचा सकते हैं। जिंगके पूरी तरह से बेहोश हो गया। मैं कैसे? अगर किंग ऑफ किन मर जाए, यानदान ने धीरे से कहा, हर शब्द खंजर की तरह था, तो यान बच जाएगा। वो मरेगा तभी दुनिया में शांति होगी। वो मरेगा तभी लोग सुकून से जी पाएंगे। ऐसी गहन नफरत की चमक यानदान की आंखों में चमक उठी। जिंगके ने सांस खींच ली। किन का राजा यानी दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी, किन का महल, वहां जाकर उसे मार देना ये आसान नहीं है। जिंगके ने सर हिलाया। यानदान के दिल में खुशी की एक हल्की सी चमक दौड़ गई। उसको पता था जिंगके अब फंस चुका है। सर, अगर आपके पास यान के करोड़ों लोगों को बचाने का मौका हो तो क्या आप करेंगे? यानदान खड़ा हो गया, जिंगके के दोनों हाथ पकड़कर। उसने जमीन से आसमान तक सिर्फ एक वचन की मांग की, एक नैतिक बंधन। आज के जमाने में इसे कहेंगे इमोशनल ब्लैकमेल। जिंगके का दिल झुक गया। वो हल्के से बोल पड़ा, अगर मेरी मौत से लोगों को जीने का हक मिल सकता है तो मैं रेडी हूं। सर, आप धर्म के सच्चे योद्धा हैं। यानदान ने गहरी प्रणाम किया। लेकिन योर हाइनेस, जिंगके ने पूछा, मैं किन के राजा के पास जाऊंगा कैसे? महल के अंदर जाना तो असंभव है। यानदान ने हल्का सा मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए सर, प्लानिंग हमने पहले से ही कर रखी है। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल फूल प्रूफ है, यानदान ने तुरंत कहा। उससे आप बिना किसी शक के सीधे किंग ऑफ किन के पास पहुंच जाएंगे। जिंगके ने धीरे से सिर हिला दिया। उसे पता भी नहीं चला वो पूरी तरह से यानदान के बड़े शातिर खेल में फंस चुका था। शाक्यू, जंगल के अंदर गहरा इलाका। जाओ फेंग अपने बादल जैसे सफेद घोड़े पर सवार था, दोनों बच्चों जाओ ची और जाओ लिंग को सामने बिठाकर। घोड़ा तेज गति से जंगल की घास और पत्तों को चीरते हुए दौड़ रहा था, पर जाओ फेंग के राइडिंग स्किल्स पूरे दाकिन में मशहूर थे, इसलिए घोड़ा कितना भी तेज भागे, बच्चे खुशी से चीखते ही रहे। फादर, दिस इज सो फास्ट। फादर तो ग्रैंडफादर से भी फास्ट राइड करते हैं, जाओची ने एक्साइटेड होकर कहा। ग्रैंडफादर? कौन ग्रैंडफादर? जो उस बड़े वाले पैलेस में रहते हैं। हम अक्सर उनके पास जाते हैं, वो हमें गुडीज देते हैं और हमें हॉर्सबैक राइडिंग भी करवाते हैं। द ग्रेट किंग! जाओ फेंग बिल्कुल सन्नी रह गया। ये बात उसने सोची नहीं थी। तुम दोनों अक्सर पैलेस जाते हो किंग ऑफ किन से मिलने? वांग यान ने पहले बताया जरूर था कि बच्चे किंग से मिले हैं, पर इतना क्लोज? ग्रैंडफादर हमें बहुत प्यार करते हैं, जाओजी खिलखिलाया। जाओ फेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिख गई, पर दिल के अंदर कुछ बातें उलझ गईं। किंग ऑफ किन ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है। अगर एक दिन दाकिन की बर्बादी लिखी भी हो तो मैं उनके खून को किसी को नहीं छूने दूंगा, ये मेरा फर्ज है। और फ्यूचर? वो तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया था। किन शी हुआंग की रिस्पेक्ट उसके अंदर गहरी थी। अगर हु हाय जैसे नालायक को गद्दी मिली तो जाओ फेंग कभी टॉलरेट नहीं करेगा। उसकी अपनी ताकत और डार्क कोट का नेटवर्क, उसमें दुनिया हिला देने की क्षमता थी। एक बेवकूफ के नीचे काम करना, किसी दिन उसी को गिराना पड़े? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, अगर किन शी हुआंग अमर हो जाएं। फिर कभी दाकिन नहीं गिरता,
चाहे जितनी बगावत, जितनी आग, सब नियंत्रण में रहती। अब आओ। अचानक जंगल की गहराई से एक भेड़िए के चीख गूंजी। फादर, ये आवाज क्या थी? जाओ लिंग ने मासूमियत से पूछा। भेड़िए की चीख, जाओ फेंग ने बिल्कुल बिंदास जवाब दिया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वुल्व्स, टाइगर्स, लायंस, उसके लिए सब एक पाम स्ट्राइक की बात थे। अगर कोई उससे छुए तो शायद कोई अमर या कल्टीवेटर हो, लेकिन अभी तक ऐसे किसी से वो मिला ही नहीं था। तभी धड़ 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 डजन्स ऑफ वुल्व्स मुंह खोले, दांत चमकाते सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़े। चीर, लिंग, डरते हो? वुल्व्स को देखकर बच्चे पहले घबराए, पर बाप को इतना काम देखकर उनका डर उड़ गया। As long as father is here, we are not afraid. उनके साफ पक्के भरोसे ने जाओ फेंग का दिल नरम कर दिया। चीर, लिंग, तुम दोनों अब 5 साल के होने वाले हो। जल्द ही तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी, पर उससे पहले आज तुम दोनों को दिखाता हूं आगे चलकर तुम क्या सीख सकते हो। जाओ फेंग ने धीरे से हाथ उठाया। हवा में एक अदृश्य बल संचित होने लगा। डजन्स ऑफ वुल्व्स सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे। जाओ फेंग ने अपनी राइट पाम आगे धकेल दी। धड़ाम! एक जबरदस्त धमाका गिरा। आऊंग! एक ड्रैगन की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। एक ड्रैगन शेप्ड शैडो हवा को चीरते सीधे वुल्फ पैक पर टूट पड़ी। एक पल में धड़ाड़! जमीन फट गई। 30 फीट का पूरा इलाका क्रेटर बन गया। डजन्स ऑफ वुल्व्स एक ही इंस्टेंट में टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ लहू से भरी जमीन और बिखरते हुए अंश। जाओ ची और जाओ लिंग अपने बाप को आंखें फाड़कर देखते रह गए। फादर इज अमेजिंग! जाओ लिंग ने चीख कर कहा। फादर, आपने ये कैसे किया? जाओ ची ने झपट कर पूछा। सीखना चाहते हो? यस यस यस! झाओ फेंग ने दोनों बच्चों के एक्साइटेड चेहरे देखकर हल्का सा हंस दिया। जब तुम लोग 8 साल के हो जाओगे तब सीख पाओगे, उसने प्यार से समझाया। अभी चाहे मैं तुम्हें सिखा भी दूं, तुम समझ नहीं पाओगे, और फिलहाल तुम्हारे लिए कोई सूटेबल कल्टीवेशन मेथड भी नहीं है। ये सुनते ही दोनों के छोटे छोटे चेहरे थोड़े उतर गए। आखिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक ही पाम स्ट्राइक, डजन्स ऑफ वुल्व्स मिट्टी में मिल गए और जमीन पर 30 फुट का बड़ा क्रेटर बन गया। वो सीन किसी जादूगर का ट्रिक लग रहा था। चलो ठीक है, जाओ फेंग मुस्कुराया। कुछ दिन में हम शानयान गापल जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हॉर्स राइडिंग का मजा लो। उसने घोड़े को हील दिया और घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा। 1 महीना बाद समय हवा की तरह गुजर गया। पता ही नहीं चला, पूरा महीना बीत गया। मदर, जाओफेंग ने नरम से कहा, आप हमें दूर तक मत छोड़िए। अपना ध्यान रखिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। गांव के बाहर खड़ा जाओफेंग हाथ हिला रहा था। ग्रैंडमदर, बाय, हम फिर आएंगे। बच्चे भी पूरी मासूमियत से चीखते रहे। गाड़ियों और घोड़ों का लंबा सा कॉन्वॉय धूल उड़ाता हुआ धीरे धीरे गांव से दूर होता गया। जाओफेंग ने पीछे मुड़कर एक बार और देखा। 1 महीना कितनी जल्दी गुजरा। अगर किंग के हुक्म ना होते तो मैं थोड़ा और रुक जाता, पर वह को शांत किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ एंड किंग इज ऑलरेडी प्लानिंग द नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। वो सच में दुनिया एक करने के लिए बेचैन है। शाचेंग से निकलने से पहले जाओफेंग ने दरबार जाकर किंग से मुलाकात की थी और जाते हुए इंगजेंग ने सीधा हुक्म दिया, 2 महीने के अंदर शियानयांग जरूर लौटाना। ट्रैवल टाइम जोड़कर ये एक सख्त डेडलाइन थी। सफर के बीच में जियांगमिंग घोड़े को तेज चलाते हुए जाओफेंग के पास आया। उसके हाथ में एक सील्ड सीक्रेट रिपोर्ट थी। मास्टर,
ये यान टिंग की अर्जेंट इंटेल है, शायद यान स्टेट से संबंधित है। झाओ फेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने सील तोड़कर रिपोर्ट पढ़ी। यान स्टेट ने एक एनवॉय किंग के लिए भेजा है, साथ ही ची और चू दोनों के यहाँ भी एनवॉय भेजे गए हैं। रिपोर्ट की हर लाइन पत्थर की तरह गिरती गई। दिस इज बैड। झाओ फेंग की आंखों में तेज चमक उठी। असैसिनेशन ऑफ किंग। किंग खतरे में है। एक ऐतिहासिक घटना उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। मास्टर, किंग खतरे में कैसे हो सकते हैं? जियांगमिंग ने हैरानी से पूछा। किंग तो पैलेस के अंदर है, हजारों सोल्जर्स उन्हें गार्ड कर रहे हैं। झाओफिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा वांग्यान के कैरेज की तरफ बढ़ गया। यानियर, मुझे तुरंत कैपिटल पहुंचना होगा। उसकी आवाज में गंभीरता और अर्जेंसी दोनों थी। वांग्यान ने बिना पल भर सोचे कहा, हस्बैंड जाइए। झाओफेंग ने तुरंत पुकारा, जियांगमेंग प्रेजेंट। 1500 एलीट गार्ड्स लेकर मेरी पत्नी को सुरक्षित तरह से शानयांग ले जाओ। हनचनियन अवेटिंग ऑर्डर्स। हनचनियन अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर खड़ा हो गया। तुम मेरे साथ चलोगे, नॉन स्टॉप राइड करनी होगी, सीधा कैपिटल। यस सर। 500 एलीट राइडर्स ने एक साथ हुक्म सुना और जमीन हिलती हुई महसूस हुई। झाओफेंग ने लगाम खींची, फुल स्पीड, मूव, और वो पूरी शिद्दत से शानयांग की तरफ दौड़ पड़े। Here is your chapter 207. झाओ फेंग दिन रात दौड़कर किन पैलेस पहुंचता है। मास्टर, आखिर हुआ क्या है? हम लोग इतनी तेजी से राजधानी वापस क्यों जा रहे हैं? हन चन्यान परेशानी से पूछ रहा था। झाओ फेंग ने घोड़े को और तेज हाँकाते हुए गहरी आवाज में बोला, यन के दूत शायद हत्या प्रयास की तैयारी में है। ये कैसे हो सकता है? यन स्टेट इतनी हिम्मत करेगा हमारे किन महाराज महल के अंदर? ये तो सीधा मौत को बुलाना हुआ। हन चन्यान का चेहरा हैरान परेशान था। वैसे भी ये बात सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दरबार के लिए सोचने लायक भी नहीं थी। डिप्लोमैटिक मिशन का इस्तेमाल हत्या के लिए करना न केवल गंभीर अपराध, बल्कि लगभग नामुमकिन। सबसे पहले ये सीमाओं से बाहर की बेदख्ती थी। दूसरा, सफलता की कोई गारंटी ही नहीं। किंग ऑफ किन तक पहुंचना इतना आसान कहाँ था? लोगों को विश्वास नहीं होगा, दरबार को विश्वास नहीं होगा, और तो और हिज मैजेस्टी भी नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए तो असैसिनेशन का चांस सबसे ज्यादा है। झाओ फेंग की आवाज और गंभीर हो गई। घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। अगर इतिहास अपने पुराने रास्ते पर चलता, जिंकी की हत्या की कोशिश में किंग ऑफ किन को एक स्तंभ के पीछे भागना पड़ा था मौत से बचने के लिए। आमतौर पर बादशाह बच जाता था, पर उसके बाद किन को एक बिल्कुल सही वजह मिल जाती थी यन पर हमला करने की। और फिर ची और चू जैसे राष्ट्र भी यन का साथ नहीं दे सकते थे। ये सब एक उन्हीं का कार्डिनल सिन होता, किंग ऑफ किन को मारने की साजिश करना। पर मास्टर को ये कैसे पक्का पता है कि यन असैसिनेशन करेगा? हर एंगल से देखो, वो रिस्क नहीं लेंगे। फेल हुए तो उनका राष्ट्र तबाह हो जाएगा। हन चन्यान अभी भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यन का एक आत्मप्रशंसक क्राउन प्रिंस है। झाओ फेंग ठंडी हंसी हंसा, फिर रस्से को झटका दिया। 500 एलीट सिपाही पीछे पीछे दौड़ पड़े। रास्ते में धूल का बादल उठ गया, जैसे पूरी सेना जंग के लिए निकल पड़ी हो। किन की राजधानी शिहानियांग। यन स्टेट का डिप्लोमैटिक मिशन एक दर्जनों गाड़ियों के साथ धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर रहा था। आगे आगे चल रहे थे किन के राजसी पहरेदार। गाड़ियों को देखकर लोग रुककर तमाशा देखने लगे। उनके चेहरों पर गर्व साफ दिख रहा था। ग्रेट किन सच में अब एक महाशक्ति बन गया है। यन स्टेट का दूत भेजना भी डर की वजह से है। बिल्कुल, किन का प्रभाव अब पूरी दुनिया पर छा रहा है। कोई देश हमारी सेना को नहीं रोक सकता। हेवन ब्लेस ग्रेट किन। किन के लोग एकदम उत्साह और अटूट गर्व से भरे हुए थे।
यन के मुख दूत किन वू यांग ने गहरी सांस ली। किन की जनता का हौसला डरावना है। क्राउन प्रिंस की चिंता सही थी। गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी वो बाहर की गरजती आवाजों को सुन सकता था। ये मिशन पक्की मौत है। किन वू यांग तैयार हो? जिंकी ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। मैं यन के लिए मरने को तैयार हूं। किन वू यांग की आवाज शांत पर दृढ़ थी। यन के लाखों लोगों के लिए, जिंकी ने धीरे से कहा। उनके दिमाग में ईसवी नदी के किनारे का अलविदा दृश्य घूम गया। क्राउन प्रिंस ने खुद विदाई दी थी और गाओ जियानली ने वो व्यथा भरी धुन बजाई थी। योर हाइनेस, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिंकी ने अपने दिल में संकल्प लिया। ये उनका अकेला मौका था। अगर ये फेल हुआ तो उनकी मौत तो निश्चित थी ही, साथ ही यन स्टेट भी बर्बाद हो जाएगा। यन का मिशन धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ रहा था, हर एक सुरक्षा चौकी से गुजरता हुआ। किन पैलेस, ग्रैंड काउंसिल हॉल। सभी मंत्री और सेनापति दोनों तरफ लाइन में खड़े थे। महासभा एक सामान्य कोर्ट सेशन जैसी लग रही थी। योर मैजेस्टी, जनरल झाओ फेंग के द्वारा सुझाया गया सिपाही यन बिंग वास्तव में काबिल साबित हुआ है। उसकी देखरेख में वेई का इलाका अब व्यवस्था हो गया है और सारे काम सही तरह से चल रहे हैं। फेंग जूजी, किन के नए मंत्रियों में से एक, सीना तनकर रिपोर्ट कर रहे थे। वो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं। उनके मुंह से ये तारीफ आना बहुत बड़ी बात थी। झाओ फेंग अच्छा आदमी पहचानता है। योंगिंग जियांग खुश होकर सिर हिलाते हैं। एक झाओ फेंग का नजरे चुनाव सही था, दो वो अपना वफादार दल बनाने लगा था। योर मैजेस्टी, वेई अभी भी युद्ध से उभर रहा है। पहले के वेई राजा ने लोगों पर अत्यधिक कर लगाए, ज्यादा से ज्यादा फसल वसूल की गई। अब वेई के युवा पुरुष बहुत कम बचे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वेई पर 1-2 साल के लिए कर कम कर दिया जाए। हन फी ने मजबूत आवाज में प्रार्थना की। चैप्टर 207 कंटिन्यूड। चिन दरबार में तशवीश और यन का दूत पहुंचता है। ये मामला, मैं इस पर विचार करूंगा। वैसे वेई की जनगणना का हिसाब किताब तैयार हुआ? योर मैजेस्टी, युद्ध से पहले वेई की आबादी 1.3 करोड़ थी, लेकिन युद्ध के बाद मरने, जबरदस्ती भर्ती होने और पलायन की वजह से अब 1.2 करोड़ से भी कम रह गए हैं। लगभग 10 लाख लोग या तो मर गए या किन की सीमाओं में शरण लेने आ गए। बहुत से तो दूसरे राज्यों की तरफ भाग गए। हन फेई ने सारी स्थिति का सार बता दिया। योर मैजेस्टी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जिस पर तुरंत फैसला चाहिए। युद्ध के बाद से हमारे पास वेई के 4 लाख से ज्यादा समर्पित सैनिक हैं, मिलिशिया को मिलाकर। इनका क्या करना है ये तय करना जरूरी है। इन्हें कैद रखना रोजाना किन पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है। कृपया इस पर फैसला दें योर मैजेस्टी। वे लियों आगे बढ़े और सम्मान के साथ विनम्रता से कहा, मैं इन समर्पित सैनिकों के बारे में जानता हूँ। पश्चिमी मोर्चे से 1 लाख के आसपास हुए थे। फिर डालियांग और वुआन कैंप गिरने के बाद 3 लाख और सरेंडर हुए। इंगिंगचन की आवाज़ गंभीर थी, पर यह फैसला आसान नहीं था। पहले ही बादशाह ने यह आदेश दिया था कि फौज की पुनर्व्यवस्था की जाए। बुजुर्ग और घायल सिपाही घर भेज दिए गए और बचे हुए बंदी सिपाही और अपराधी भर्तियों को नई सेना में शामिल किया। लेकिन फिर भी कैप्चर्ड सोल्जर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फौज में जगह बनाने के बाद भी अंतर नहीं आता था। योर मैजेस्टी, अपराधी भर्तियों को सेना में शामिल करना ठीक नहीं है। हमारा प्राचीन तरीका सही था। बंदी सिपाहियों को गुलाम बनाकर उत्तरी सीमा और शू के कामगार शिविरों में भेजना चाहिए। वांग वान ने जोर से कहा, मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूँ। इतनी बड़ी मैन पावर को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो हमारा ग्रेट चेन और मजबूत हो जाएगा और खर्च भी कम होगा। वे ज्वांग तुरंत सहमत हो गए। हम सहमत हैं। दरबार के अनेक मंत्री तुरंत एको करने लगे। चीन में हमेशा से युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना ही रिवाज था। ये ताकतवर और काम के लोग होते थे जिन्हें सीमाओं पर भेजा जाता या वेधा बाजारों में बेचा जाता, बड़े मुनाफे के साथ। पुराने राजा वर्ग को ये काम बहुत पसंद था। उनका पूरा का पूरा व्यापार इसी पर चल रहा था। इसीलिए जब जाओ फंग ने क्रिमिनल कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया था, पूरा दरबार उनके खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वो उनके फायदे को सीधा नुकसान पहुंचाता था।
बादशाह ने फिर भी जाओ फेंग का सुझाव माना और सारे बड़े बड़े राजा वर्ग का गुलाम व्यापार ऑलमोस्ट रुक गया। अब जब एक और मौका मिल रहा है, ये लोग इसे खोना नहीं चाहते थे। एक निर्णायक फैसला। मिनिस्टर वेओ, इन बंदी सिपाहियों के बारे में आपका क्या विचार है? इंगिंग चेन ने वे लियों पर नजर डाली। योर मैजेस्टी, जनरल जाओ फेंग को बंदी सेना संभालने का अनुभव है। मेरा सुझाव है उनके लौटते ही फैसला किया जाए। वे लियोंग ने शांत और मर्यादा के साथ जवाब दिया। ये सुनकर वांग वान तुरंत आगे आ गए। योर मैजेस्टी, ये काम मुश्किल नहीं, हमें पुराना चिन का नियम ही अपनाना चाहिए। ये देश को मजबूत करेगा और बोझ कम करेगा। इन सब पक्षों से देखा जाए तो यही सही रास्ता है। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत फैसला किया जाए। हाँ योर मैजेस्टी, फैसला कीजिए। कई मंत्री आगे बढ़कर बोलने लगे। वांग वान को डर था जाओ फेंग वापस आया तो कोई नई व्यवस्था ले आएगा जो स्लेव ट्रेड को फिर से गिराएगी। ये मामला जाओ फेंग के लौटने के बाद तय होगा। इंगिंग चेन ने धीमी पर अंतिम आवाज में कहा। योर मैजेस्टी, ये वांग वान का चेहरा काला पड़ गया। इसी समय, योर मैजेस्टी, यन देश का दूत साइड हॉल में प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप उन्हें दरबार में बुलाना चाहेंगे? मंगी ने पूर्ण सम्मान के साथ पूछा। यन ने दूध भेजा है, उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं। बुलाओ। इंगिंग चेन ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। यन के लेकर बादशाह की चिंता। यन के मामले में इंगिंग चेन कुछ परेशान था। ऊपर से देखो तो यन कोई दुश्मनी नहीं दिखा रहा था, वो तो बिल्कुल विनम्रता से चिन का आदर दिखाते थे। इसीलिए बिना वजह के उनकी तरफ जंग छेड़ना गलत होता और इसका नतीजा ये होता कि की और चू दोनों यन की मदद के लिए कूद पड़ते। पहले जब चिन ने हन पर हमला किया था, वो सिहमा विवाद और हन का झाओ के साथ चिन के विरुद्ध गठबंधन जैसी वजह दे सकता था। इसीलिए तेजी से हमला कर दिया और हन पल भर में गिर गया। फिर झाओ पर हमला हुआ क्योंकि यन ने सहायता की पुकार की थी। ये भी उचित रीजन था। वेई का जीतना तो और सही, क्योंकि वेई ने ही चिन पर वार किया था। पर अब सिर्फ 3 देश बचे हैं। बिना वजह के यन पर हमला किया तो बाकी दोनों राष्ट्रच्युत नहीं रहेंगे। यन दूत का दरबार में पहुंचना। चैप्टर 207 कंटिन्यूड। यन के दूतों को दरबार में पेश किया जाए। हिज मैजेस्टी ने डिक्री किया है, यन के दोनों दूत अंदर प्रवेश करें। इस पल चिन वुयांग का चेहरा सफेद पड़ चुका था, हाथों में पसीना और सांसें हल्की हल्की। जिनके बिल्कुल शांत, आंखों में सिर्फ एक दृढ़ निश्चय। चलो, जिनके ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, हमें राजा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी। चिन वुयांग ने गहरी सांस ली और अपना घबराहट दबाकर यन राज्य का पत्र हाथ में लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे जिनके चल रहा था, अपने हाथों में वो लकड़ी का संदूक जिसने शियान्यांग का भविष्य बदलने की क्षमता रखी थी। दोनों दूत चिन के महादरबार की तरफ बढ़े। यन देश के दूत पधारे हैं। झाओ गांव की चुपती हुई आवाज ने महासभा में गूंज भर दी। सबसे पहले चिन वुयांग ने प्रवेश किया, उसके पीछे जिनके एक एक कदम संभालकर सीधे राज सिंहासन की तरफ। दूसरी तरफ झाओ फेंग की जिंदगी मौत की दौड़। इसी समय शियान्यांग नगर के अंदर सुप्रीम जनरल झाओ फेंग अत्यावश्यक काम से राजधानी वापस आए हैं। रास्ता खाली करो। हन चैनियन की गरजती हुई आवाज ने पूरा शहर हिला दिया। गेट पर तैनात सैनिकों ने हन चैनियन को देखा, थोड़ा सा ठहर गए, पर जैसे ही उन्होंने पीछे घोड़े पर बैठे झाओ फेंग को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खाली करो, सब साइड हो जाओ, जल्दी रास्ता खोल दो। गेट कैप्टन ने जोर से हुक्म दिया। सैनिकों ने पल भर में बाधाएं हटा दी, सारी रुकावटें साफ कर दीं। हनचेनियन सबसे आगे, झाओ फेंग उसके पीछे और उनके पीछे 500 एलीट कैवलरी, जैसे तूफान पूरे शहर में टूट पड़ा हो। महलों के पास तक ये दृश्य देखकर गार्ड्स की हृदय की धमक तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? झाओ फेंग इतनी होशियारी में, जरूर कोई बड़ा संकट है। क्या कोई राज्य हमला करने आ गया? अरे, हमारे ग्रेट पिन पर कौन हमला करेगा? पागल थोड़ी हैं लोग। जो भी हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे पास हिज मैजेस्टी और सुप्रीम जनरल्स हैं।
लोग बेचैन थे पर अनदेखा नहीं कर सकते थे कि झाओफेंग बिजली की तरह महल की तरफ दौड़ रहा था। पैलेस गेट्स पर तनाव। बिना किसी रुकावट के झाओफेंग सीधा राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। हॉल्ट। गेट गार्ड्स आगे बढ़े। मैं हूं। झाओफेंग की आवाज तेजी से गूंजी। सुप्रीम जनरल को नमन। सब तुरंत झुक गए। यन के दूतों को अंदर जा चुके हैं। झाओफेंग की आवाज पत्थर की तरह कठोर हो गई। जी कुछ समय पहले ही, शायद इस वक्त दरबार में ही होंगे। देर नहीं हो सकती। सब यहीं रुको। गेट खोलो, मुझे तुरंत अंदर जाना है। झाओफेंग ऑलमोस्ट गरजा। गेट कैप्टन एक पल के लिए सन्ना रह गया, फिर तुरंत चिल्लाया, गेट खोल दो। घोड़े का मुंह अंदर मोड़ते ही हाया, झाओफेंग ने चाबुक झड़ी और उसका युद्धधनुष तूर की तरह महल के अंदर घुस गया। हनचैनियन और बाकी 500 एलीट गार्ड बाहर ही रुक गए क्योंकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अ कमिंग स्टॉर्म, सच्चाई का हंगामा। गेट कैप्टन ने झाओफेंग को पैलेस के अंदर वैनिश होता देखा। तब उसने हनचैनियन से हिचकिचाते हुए पूछा, जनरल, यन के दूतों में क्या गड़बड़ है? सुप्रीम जनरल को मैंने पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। हनचैनियन ने जोरदार सांस ली। चेहरा काला पड़ चुका था। सुप्रीम जनरल का शक है यन के दूत हिज मैजेस्टी का हत्या प्रयास करने आए हैं। ये सुनते ही पैलेस गार्ड्स के चेहरे रंग छोड़ गए। क्या? असैसिनेशन? ये कैसे हो सकता है? हिज मैजेस्टी को मारने की हिम्मत उनमें कैसे आई? उन्हें डर नहीं है क्या? ग्रेट किन कोरी स्टेट ऑफ यान को मिट्टी में मिला देखी। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। पैलेस के गार्ड्स एक दूसरे की तरफ शौक और शक भरी नजरों से देखने लगे। हान चेन यान ने गहरी आवाज में कहा, सुप्रीम जनरल कभी गलत नहीं होते। हम शा चैंग से 5 दिन 5 रात बिना रुके दौड़े हैं। अगर ये झूठी खबर होती तो क्या सुप्रीम जनरल इतनी जान लगाकर यहां पहुंचते? गार्ड घबराकर बोले, तो हम क्या करें? यहाँ के इनवॉइस को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी है। अगर वो वाकई इसका इरादा रखते होंगे तो कहीं देर तो नहीं हो गई? इम्पॉसिबल, एक गार्ड ने जवाब दिया, खुद को तसल्ली देते हुए। पैलेस में हर जगह सिक्योरिटी है। वेपन्स ले जाना तो दूर, उन्हें हॉल के आसपास भी कोई चांस नहीं मिलता। असैसिन तो क्या, एक मच्छर भी हिज मैजेस्टी के पास नहीं जा सकता। रॉयल हॉल के अंदर भव्य दरबार के बीच में किन बू यांग ने दोनों हाथों से स्टेट लेटर उठाकर जोर से बोला, मैं किन बू यांग किंग ऑफ यान की तरफ से हिज मैजेस्टी को ट्रिब्यूट पेश करने आया हूं। ये है ट्रिब्यूट की ऑफिशियल लिस्ट। वो दोनों घुटनों पर बैठकर डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाता है। यिंग झेंग ने हाथ हिलाकर कहा, फॉर्मेलिटीज छोड़ो, सीधा ट्रिब्यूट की लिस्ट सुनाओ। उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। यान की ऑफरिंग से ज्यादा यिंग झेंग को पूरा यान राज्य चाहिए था। किन वू यांग ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। यान की तरफ से ग्रेट किन को दिए जाने वाले ट्रिब्यूट में शामिल हैं 10,000 गोल्ड पीसेज, 1 लाख कॉइन्स, 1 लाख बोल्ट्स, उत्तम गुणवत्ता का कपड़ा, 1000 जेड आर्टिफैक्ट्स और सबसे अहम वो चीज़ जो हिज मैजेस्टी सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो है दुकांग क्षेत्र का पूरा टोपोग्राफिकल मैप। ये मैप यान की तरफ से ग्रेट किन के प्रति हमारी अधिकतम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।